नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 12 मई 2020 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज हमें देखो 4 इश्यूज डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे राज्यसभा की रेलेवेंस के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है और आर्टिकल लिखा गया है वेंकैया नायडू के द्वारा, जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं। देखो, ये आर्टिकल को 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। आज इन्होंने आर्टिकल का पहला पार्ट लिखा है और कल ये दूसरा पार्ट लिखेंगे। तो सबसे पहले हम इसी आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम लेबर लॉज से संबंधित 2 आर्टिकल्स को कंबाइन करके डिस्कस करेंगे। और तीसरे नंबर पर हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे कौन सा, इंडिया नेपाल रिलेशंस से संबंधित, जो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन से हम डिस्कस करेंगे। वो हिंदू का आर्टिकल नहीं है। क्वेश्चन भी आपको इसी से संबंधित अटेम्प्ट करना है। डाउनफॉल इन टाइज ऑफ इंडिया एंड नेपाल कंटिन्यू टू बी काज ऑफ कंसर्न। इंडिया और नेपाल के रिलेशंस में जो डाउनफॉल हुआ है पिछले कुछ समय में, ये लगातार चिंता का कारण बना हुआ है। इस स्टेटमेंट पे आपको कमेंट करना है 250 वर्ड्स में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल राज्यसभा की रेलेवेंस के बारे में है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये आर्टिकल लिखा गया है वेंकैया नायडू के द्वारा। ये फिलहाल हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं और राज्यसभा के चेयरमैन भी हैं। इससे पहले कि हम आर्टिकल को डिस्कस करना स्टार्ट करें, आप एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। बाय कैमरल लेजिस्लेचर का क्या मतलब है, या फिर बाय कैमरलिज्म से आप क्या समझते हो। देखो, इस वर्ड को आप 2 टुकड़ों में डिवाइड कीजिए, बाय और कैमरल। बाय का मतलब होता है टू और कैमरल का मतलब होता है चैम्बर या फिर हाउस। जिस देश की लेजिस्लेटिव बॉडी में 2 हाउसेस या फिर 2 चैम्बर्स होते हैं तो उसे बाय कैमरल लेजिस्लेचर कहा जाता है। जैसे आप इंडिया की बात कर लीजिए। इंडिया में पार्लियामेंट में 2 हाउसेस हैं, एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। लोकसभा जिसे लोअर हाउस या फिर हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है, और दूसरी तरफ राज्यसभा जिसे अपर हाउस या फिर काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता है। तो हमारी पार्लियामेंट एक बाय कैमरल लेजिस्लेचर है। उसी प्रकार से यूएस और यूके में भी बाय कैमरल लेजिस्लेचर है। बाय कैमरल लेजिस्लेचर में क्या होता है, कोई भी कानून बनाने के लिए दोनों हाउसेस की कंसेंट लेना आवश्यक होता है। मतलब अगर कोई बिल दोनों हाउसेस से पास होगा तभी वो कानून बनेगा, अदरवाइज कानून नहीं बनेगा। खैर, आप मनी बिल के बारे में अभी फिलहाल मत सोचिएगा। ओवरऑल कंसेप्ट के बारे में सोचिए, एक्सेप्शन के बारे में मत सोचिए। बाय कैमरलिज्म का कंसेप्ट कब आया दुनिया में? बाय कैमरलिज्म का कंसेप्ट सबसे पहले आया दुनिया में 1787 में, जब यूएसए के संविधान ने इस कंसेप्ट को अडोप्ट किया। अब तो देखो, ऑलमोस्ट 80 देश ऐसे हैं जिन्होंने बाय कैमरलिज्म के कंसेप्ट को अडोप्ट किया है। बाय कैमरलिज्म के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन डिस्कस करने के बाद अब आप इसको लिंक कीजिए फेडरलिज्म के साथ। आप मुझे फेडरलिज्म की सिंपल डेफिनेशन बताइए। देखो, बिल्कुल आसान भाषा में फेडरलिज्म का मतलब ये है, जब नेशनल गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट्स के साथ, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर लोकल गवर्नमेंट्स हो, उनके साथ अगर पावर शेयर करती हैं तो इसे फेडरलिज्म कहा जाता है। ये बिल्कुल टेक्निकल डेफिनेशन नहीं है। आसान भाषा में फेडरलिज्म का मतलब है नेशनल गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट्स के साथ पावर शेयर करती है देश को गवर्न करने में। लिंक कीजिए फेडरलिज्म को बाय कैमरलिज्म के साथ। काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है, आपको मज़ा आएगा। देखो, फेडरलिज्म को इम्प्लीमेंट करने का एक टूल बाय कैमरल लेजिस्लेचर भी है। कैसे? अभी तो हमने डिस्कस किया कि फेडरलिज्म में नेशनल गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट्स के साथ पावर शेयर करती है, और बाय कैमरल लेजिस्लेचर में आपको पता है एक हाउस होता है काउंसिल ऑफ स्टेट्स। मतलब सामान्यतः एक हाउस होता है बाय कैमरल लेजिस्लेचर में काउंसिल ऑफ स्टेट्स, मतलब स्टेट गवर्नमेंट्स के या फिर प्रोविंसेस के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उस हाउस में। तो पावर शेयर हुई या फिर नहीं हुई? हुई ना। स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स एक हाउस में होंगे और उस हाउस के बिना कोई बिल पास नहीं हो सकता, यानी कानून नहीं बन सकता। यानी स्टेट्स का से है कानून बनाने में। यही तो फेडरलिज्म है, पावर शेयर हो रही है स्टेट्स की कानून बनाने में। तो फिर से बोलता हूं, फेडरलिज्म को इंप्लीमेंट करने का एक टूल है बाय कैमरल लेजिस्लेचर्स। अब देखो, हम इंडिया स्पेसिफिक बात करते हैं। हमने ये तो बात कर ली कि दुनिया में बाय कैमरल लेजिस्लेचर का कंसेप्ट कब आया, लेकिन इंडिया के बताइए ना, इंडिया में सबसे पहला ये कंसेप्ट कब आया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट
1919 में, उस समय ब्रिटिशर्स हमारे देश में रूल कर रहे थे और सबसे पहले बाय कैमरल लेजिस्लेचर का कंसेप्ट आया इस एक्ट के थ्रू। 2 हाउसेस का प्रोविज़न किया गया था इस एक्ट में, एक काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी राज्यसभा और दूसरा लेजिस्लेटिव असेंबली यानी लोकसभा। ये लोकसभा राज्यसभा नाम आज़ादी के बाद आए थे, बस मैं आपको कोरिलेट करके बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। उस समय देखो काउंसिल ऑफ स्टेट्स में मेंबर की संख्या थी 60 और लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर की संख्या थी 145। लेकिन देखो वोटिंग पर और मेंबरशिप पर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी। इतनी रिस्ट्रिक्शंस थी कि सिर्फ अमीर लैंड ओनर्स, मर्चेंट्स और वो लोग जिनको ऑलरेडी किसी प्रकार का लेजिस्लेटिव एक्सपीरियंस है, सिर्फ वही मेंबर बन सकते थे काउंसिल ऑफ स्टेट्स के। महिलाओं की बात करें, ना तो वो वोट दे सकती थी और ना ही मेंबर बन सकती थी। इसके बाद एक्ट आया 1935 का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसमें देखो काफ़ी सारे रिफॉर्म्स लाए गए थे काउंसिल ऑफ स्टेट्स में, बट ये एक्ट कभी इम्प्लीमेंट हुआ ही नहीं। उसके बाद 1947 में देश आज़ाद हो गया, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली गठित की गई। 1952 तक यानी 5 साल तक तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ही प्रोविजनल पार्लियामेंट का काम करती रही, यानी देश के लिए कानून बनाती रही। और राज्यसभा फॉर्म में आई कब? 1952 में। लेकिन देखो राज्यसभा का बनना इतना आसान नहीं था। हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने बहुत सारी डिबेट्स की, क्या राज्यसभा को बनाया जाए या फिर ना बनाया जाए। और उस डिबेट के दौरान कुछ जो प्रमुख आर्ग्यूमेंट्स रखे गए उनको हम डिस्कस करते हैं। मोहम्मद ताहिर, इन्होंने असर्ट किया कि अपर हाउस की आवश्यकता है ही नहीं, इसे आप मत बनाइए, क्योंकि अंग्रेजों ने इसे बनाया था 1919 के एक एक्ट की सहायता से, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये इंपीरियलिज्म का सिंबल है, मत बनाइए आज़ाद देश में राज्यसभा को। प्रोफेसर सिबल लाल सक्सेना ने ये कहा था, अगर देखो राज्यसभा बनाई जाती है तो ये लोकसभा को कानून नहीं बनाने देगी। हर बार जब लोकसभा कोई कानून बनाने की कोशिश करेगी तो हो सकता है राज्यसभा रुकावट डाले, तो प्रोग्रेस में बाधा पहुंचाने का काम करेगी राज्यसभा, इसे आप मत बनाइए। इवन देखो हुआ क्या था, 20वीं शताब्दी के शुरुआत में ब्रिटेन में राज्यसभा के समकक्ष एक जो बॉडी है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, इसकी पावर काफ़ी कम कर दी गई थी। तो इसीलिए भी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के मेंबर्स बोल रहे थे कि ब्रिटेन में जब राज्यसभा का समकक्ष जो हाउस है उसकी पावर्स इतनी ज़्यादा कम हो चुकी है, तो हम हमारे देश में क्यों राज्यसभा का निर्माण करें। लोकनाथ मिश्रा ने भी कहा था, अगर आप राज्यसभा बनाते भी हो तो जितनी पावर्स लोकसभा के पास हैं उतनी पावर्स आप राज्यसभा को मत दीजिए। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के उन मेंबर्स की जिन्होंने राज्यसभा के पक्ष में आवाज़ उठाई थी, मतलब जिन्होंने बोला था कि राज्यसभा होनी चाहिए। सबसे पहले व्यू है नजरुद्दीन अहमद का। नजरुद्दीन अहमद ने कहा था, अगर राज्यसभा एग्जिस्ट करती है तो ये लेजिस्लेशन में एलिमेंट ऑफ सोब्राइटी लेकर आएगी। सोब्राइटी का क्या मतलब होता है? संयम, मतलब समझदारी से कानून बनाए जा सकेंगे अगर राज्यसभा होती है। इसके अलावा जल्दबाजी में कानून नहीं बनेंगे। लोकसभा के द्वारा बिल पास करने के बाद भी फिर से उस पर विचार किया जा सकेगा एक दूसरी बॉडी के द्वारा, जो कि होगी राज्यसभा। ये मतलब है सेकंड थॉट का। काफ़ी बार देखो क्या होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 2012 में क्या हुआ था, निर्भया केस के बाद बहुत सारे लोग सड़कों पर आ गए थे। बहुत सारा प्रेशर था पार्लियामेंट पर, सरकार पर, कि एक बहुत ही स्ट्रिक्ट कानून बनाया जाए ताकि इससे रेप रुकें। इस प्रकार की कोई सिचुएशन आ जाती है तो जल्दबाजी में हो सकता है कि लोकसभा कानून बना दे लोगों के सेंटिमेंट्स को शांत करने के लिए। लेकिन देखो कानून को सेंटिमेंट्स के हिसाब से नहीं बनाया जा सकता, कानून रैशनैलिटी के हिसाब से बनते हैं। आप रेप का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, आरोपी को फांसी की सज़ा दी जाए, इसकी मांग की जाती है जनता के द्वारा। लेकिन जैसा JS वर्मा कमेटी ने कहा था, अगर रेप के आरोपियों को फांसी की सज़ा दी जाती है तो बल्कि इसका नुकसान होगा। कैसे? क्योंकि आरोपी रेप करने के बाद विक्टिम को मार देगा, क्योंकि उसे लगेगा कि वैसे भी फांसी तो होने ही वाली है रेप के बाद, तो क्यों ना विक्टिम को मार दिया जाए
विक्टिम को जिंदा छोड़ने का कोई इंसेंटिव बचेगा नहीं आरोपी के पास, तो इससे नुकसान ज़्यादा होगा। इसलिए जस्टिस JS वर्मा कमेटी ने कहा था कि आप फांसी का प्रोविज़न ना कीजिए रेप के आरोपी के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि हमेशा सेंटिमेंट्स के हिसाब से कानून नहीं बनाए जाते हैं, रैशनैलिटी के हिसाब से बनाए जाते हैं। और राज्यसभा जो है वो अच्छा रोल प्ले करती है ये इंश्योर करने के लिए कि कोई कानून जल्दबाजी में ना बने। यही राय रखी गई थी एम अनंत नारायण आयंगर के द्वारा। इन्होंने कहा था कि लोगों के नॉलेज का अच्छे से इस्तेमाल भी किया जा सकता है राज्यसभा की सहायता से, क्योंकि सोचा यह गया था राज्यसभा जैसे यूके में हाउस ऑफ लॉर्ड्स काम करता है, वैसे ही बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट्स आएंगे राज्यसभा में जिनके पास अलग अलग डोमेन्स की नॉलेज होगी और वो एक अच्छी हेल्दी डिबेट करेंगे। यही व्यू प्रेजेंट किया गया था एन गोपाल स्वामी आयंगर के द्वारा। तो ये हमने कुछ व्यू डिस्कस किए उन मेंबर्स के जिन्होंने अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखा था राज्यसभा होनी चाहिए। बाद में देखो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये राज्यसभा के फर्स्ट चेयरमैन थे, फर्स्ट उपराष्ट्रपति। इन्होंने भी यही बोला था कि पार्लियामेंट का काम सिर्फ कानून बनाना नहीं है, मतलब पार्लियामेंट सिर्फ एक लेजिस्लेटिव बॉडी नहीं है, पार्लियामेंट एक डेलिब्रेटिव बॉडी भी है। पार्लियामेंट में पब्लिक इंपॉर्टेंस के इश्यूज पर चर्चा भी होती है और डेलिब्रेशन में राज्यसभा का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिला के देखो इन चर्चाओं के बाद 1952 में राज्यसभा आखिरकार बन ही गई। ये डिसाइड किया गया था मेंबर्स के द्वारा कि राज्यसभा में हाई क्वालिटी डिबेट्स होंगी, डेलिब्रेटिव बॉडी का काम करेगी राज्यसभा, स्टेट्स के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट किया जाएगा राज्यसभा की सहायता से, और लोकसभा अगर जल्दबाजी में कोई कानून बनाती है तो इस टेंडेंसी को चेक किया जाएगा, साथ के साथ ये इंश्योर करते हुए कि क्लॉग इन व्हील ऑफ प्रोग्रेस का काम ना करे राज्यसभा। मतलब ऐसा ना हो कि कोई कानून जिसे बनना हो लेकिन राज्यसभा उस कानून के बनने में रोड़ा अटकाए और वो कानून बहुत ज़्यादा जरूरी हो देश की प्रोग्रेस में, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, जल्दबाजी में भी कानून ना बने ये भी सुनिश्चित करेगी राज्यसभा। तो अब देखो कितने साल हो गए, 1952 में बनी थी राज्यसभा और अब हो गए 68 साल। 68 साल पूरे हो गए। अब ये बिल्कुल सही समय है कि पिछले 68 सालों में राज्यसभा ने कैसा काम किया है। जो हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा था क्या उस प्रकार से राज्यसभा ने काम किया है या फिर नहीं किया है। जो वेंकैया नायडू है जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा, हमारे उपराष्ट्रपति, वो देखो इसी पॉइंट पर छोड़ देते हैं आर्टिकल को। वो बोलते हैं आर्टिकल का जो नेक्स्ट पार्ट है वो कल आएगा, तो हम भी कल ही डिस्कस करेंगे जब वो लिखेंगे कि अभी तक पिछले 68 सालों में राज्यसभा ने कैसा काम किया है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल लेबर लॉज से संबंधित है। आप GS पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये आर्टिकल लिखा गया है गौतम भाटिया के द्वारा। देखो आपको याद होगा पिछले हफ्ते हमने लेबर लॉ से संबंधित एक आर्टिकल डिस्कस किया था। उस आर्टिकल में हमने ये डिस्कस किया था कि अभी लॉकडाउन की वजह से हमारे देश में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पूरी तरह से ठप हो गई हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रिवाइव करने के लिए विभिन्न राज्य अपने अपने लेबर लॉज में बदलाव कर रहे हैं। जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं लेबर लॉज में, जैसे लेबर एक दिन में 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा काम करते हैं तो वो ओवर टाइम होगा। रिस्ट्रिक्शंस जैसे एक हफ्ते में मैक्सिमम कितने घंटे काम किया जा सकता है वर्कर्स के द्वारा, और अगर ओवर टाइम होता है तो वेजेस डबल देने पड़ेंगे। इस प्रकार के बहुत सारे प्रोविजंस हैं अलग अलग लेबर लॉज में जिनको काफ़ी सारे स्टेट्स ने सस्पेंड कर दिया है। ये सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है जो वैसे आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब में क्या बदलाव हुआ है, गुजरात में क्या बदलाव हुआ है, हरियाणा, मध्य प्रदेश। बस एसेंस आप समझिए कि अलग अलग राज्यों ने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रिवाइव करने के लिए लेबर लॉज को डाइल्यूट किया है। अब इसको देखो दो एस्पेक्ट्स से क्रिटिसाइज किया जाता है। पहला है प्रोसीजरल एस्पेक्ट और दूसरा है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स की हम बात पहले करते हैं। देखो लेबर जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, तो काफ़ी सारे स्टेट्स ने अपने अपने राज्य में लेबर लॉ को डाइल्यूट किया है, तो मतलब उन्होंने पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए एक्ट को ओवरकम किया है। लेकिन ऐसा करने से पहले तो आपको पता है प्रेसिडेंट की एसेंट लेना ज़रूरी है। क्वेश्चन उठता है
क्या सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसल्ट किया गया है विभिन्न राज्यों के द्वारा लेबर लॉज में बदलाव करने से पहले? ये देखने वाली बात है। दूसरा पॉइंट, प्रोसीजरल एस्पेक्ट में काफ़ी राज्यों ने ऑर्डिनेंस की सहायता से लेबर लॉज में बदलाव किया है। देखो, ऑर्डिनेंस की सहायता से इतने इम्पोर्टेंट कानूनों में बदलाव करना कहाँ तक जायज़ है, इस पर एक बड़ी डिबेट हो सकती है, क्योंकि ये कानून ऐसे कानून हैं जो बहुत सारे वर्कर्स के राइट को प्रभावित करते हैं। तो इन कानूनों में आप बदलाव करना चाहते हो, इससे पहले कम से कम एक बड़ी डिस्कशन होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए। सिंपली ऑर्डिनेंस की सहायता से इन कानूनों में बदलाव नहीं होना चाहिए। इसके बाद तीसरा पॉइंट है इमरजेंसी से संबंधित। देखो, काफ़ी सारे लेबर लॉज ऐसे हैं जिनमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि इमरजेंसी की सिचुएशन में लेबर लॉज को की इम्प्लीमेंटेशन को कुछ समय के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। बट महामारी तो है अभी, लेकिन क्या आप इसे वैसी इमरजेंसी कहोगे जैसा पार्लियामेंट ने इन्विजन किया था जब ये कानून बनाया गया था? सोचा तो देखो ये गया था हमारी पार्लियामेंट के द्वारा जब ये कानून बने थे कि कोई युद्ध हो जाता है इंडिया का दूसरे देश के साथ, इंटरनल सिक्योरिटी से संबंधित कोई गंभीर प्रॉब्लम आ जाती है, तब जाके उस सिचुएशन में इन लेबर लॉज की इम्प्लीमेंटेशन को सस्पेंड किया जा सकता है। अभी महामारी तो है, लेकिन वैसी सिचुएशन नहीं है जैसी सोची गई थी कि कब इन लेबर लॉज को सस्पेंड किया जा सकता है। तो ये हमने बात की प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स के हिसाब से किस प्रकार का क्रिटिसिज्म हो रहा है इन लेबर लॉज के डाइल्यूशन का। अब बात करते हैं क्वालिटेटिव एस्पेक्ट की। देखो, जब फंडामेंटल राइट्स को ड्राफ्ट कर लिया गया था तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को बोला गया था, वो चेयरपर्सन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, कि आप एक नोट तैयार कीजिए फंडामेंटल राइट्स के आइडिया के ऊपर। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने अपनी राय रखी थी, ज़्यादातर जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो ऐसे हैं इंडिविजुअल की फ्रीडम को सिक्योर करने के लिए स्टेट की पावर को लिमिट करते हैं। मतलब स्टेट की पावर पर रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं ताकि इंडिविजुअल्स अपने राइट्स को एक्सरसाइज कर सकें, प्रैक्टिस कर सकें। बट ये भी तो हो सकता है कि इंडिविजुअल्स को खतरा हो दूसरी प्राइवेट पार्टी से। प्राइवेट पार्टी कोई कंपनी हो सकती है, कोई दूसरा इंडिविजुअल हो सकता है, कोई दूसरा ग्रुप हो सकता है। मतलब हर एक वो एंटिटी या फिर पर्सन जो सरकार का पार्ट ना हो सीधा सीधा, उनसे भी तो खतरा हो सकता है इंडिविजुअल्स को। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं। अगर देखो दो पर्सन हैं, ए और बी। ए पर्सन ने बी पर्सन को कैद करके रखा है अपने घर में, तो यहां पर खतरा किससे है? ए स्टेट तो नहीं है, ए भी एक प्राइवेट इंडिविजुअल है, बी भी प्राइवेट इंडिविजुअल है, लेकिन बी को ए ने कैद करके रखा है, उसका राइट टू लाइफ जो है वो प्रभावित हो रहा है। तो ये क्या है? इस केस में बी को खतरा स्टेट से नहीं है, बी को खतरा है प्राइवेट पार्टीज से। इस एस्पेक्ट पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। मतलब अगर हम ये कहते हैं कि इंडिविजुअल्स की फ्रीडम को सिर्फ खतरा है स्टेट से, तो ये तो देखो फ्रीडम की एक बहुत ही नैरो अंडरस्टैंडिंग होगी। इंडिविजुअल्स की फ्रीडम को खतरा है ना सिर्फ स्टेट से बल्कि दूसरे प्राइवेट पार्टीज से भी। इसलिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था, आप ये इंश्योर कीजिए कि प्राइवेट पर्सन्स भी जो पावरफुल हैं समाज में, पावरफुल देखो इकोनॉमिक हिसाब से हो सकते हैं, मतलब उनके पास ज़्यादा पैसा हो, ज़्यादा वेल्थ हो, सोशल हिसाब से हो सकते हैं। कास्टिज्म हमारे देश में उस समय काफ़ी ज़्यादा था, समाज में वो लोग जो सो कॉल्ड अपर कास्ट से आते हैं, तो ऐसे लोग लेस पावरफुल लोगों को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, उनकी फ्रीडम को हार्म पहुंचा सकते हैं। तो आप इसे भी एलिमिनेट कीजिए। इसके बाद देखो आर्टिकल में ये बोला जाता है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर राइट्स ऑफ लेबर के लंबे समय से एडवोकेट थे। इवन 1931 की कराची डिक्लेरेशन में जो दूसरे सिविल राइट्स हैं, फॉर एग्जांपल फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इन्हीं के बराबर लेबर राइट्स को रखा गया था। और हमारे प्रीएम्बल में भी जब बात की जाती है पॉलिटिकल फ्रीडम की, उसके साथ साथ इकोनॉमिक फ्रीडम की भी बात की जाती है। जब संविधान हमारे देश का बना तो उसमें लेबर राइट्स का प्रोविज़न किया गया है, लेबर्स को राइट्स दिए गए हैं अलग अलग सेक्शंस में। जैसे एक तो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 23, राइट अगेंस्ट फोर्स्ड लेबर, और एक डीपीएसपी में भी है। बताइए कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 43, जो कि वर्कर्स के राइट्स से संबंधित हैं।
देखो आगे इसी बात को एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल के साथ समझाया जाता है। ए पर्सन है, ए पर्सन के कनपट्टी पर बंदूक रख दी जाती है कि भाई तुम काम करो अदरवाइज मैं गोली मार दूंगा। ये क्या है? ये एग्जाम्पल है फोर्स्ड लेबर का। डर दिखा के काम करवाया जा रहा है, जबरन काम करवाया जा रहा है। बट अब आप ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ क्या यही एग्जाम्पल है फोर्स्ड लेबर का कि मारपीट की धमकी देके काम करवाना? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो अगर हम कहते हैं कि सिर्फ यही एग्जाम्पल है फोर्स्ड लेबर का, तो मतलब हमारी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा नैरो है। जैसा हमने पहले डिस्कस किया, देखो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ए को बेचारे को बहुत ज़्यादा पैसों की जरूरत है, कहीं और काम भी नहीं मिल रहा है, और मालिक जो है वो ए को मजबूर करता है कि मैं तो 50 रुपये दूंगा, एक दिन के काम करना है तो कर ले। तो ए को मजबूरी में काम करना पड़ रहा है क्योंकि कहीं और से काम मिल ही नहीं रहा है। तो ये क्या है? ये भी एक प्रकार का फोर्स्ड लेबर है, क्योंकि ए की इकोनॉमिक सिचुएशन का फायदा उठा के ए से काम करवाया जा रहा है। एक और चीज समझिए आप, ए जो है ऐसे रीजन से आता है जहां पे कास्टिज्म बहुत ज्यादा है, लोअर कास्ट अपर कास्ट ये सब चीजें बहुत चलती हैं। तो वहां पर सो कॉल्ड लोअर कास्ट के लोगों को कोई और काम मिलता नहीं है, मतलब लोगों ने इस प्रकार की धारणा बना रखी है, तो मजबूरी में ए पर्सन को कोई काम करना पड़ रहा है, जैसे मैनुअल स्क्वेंजिंग आप मान लीजिए। तो ये भी एक प्रकार का फोर्स्ड लेबर है। समझ गए? मतलब फोर्स्ड लेबर का जो कंसेप्ट है वो बहुत ब्रॉड है। आप वर्कर्स को फ्रीडम देना चाहते हो तो सिर्फ फिजिकल फ्रीडम की बात मत कीजिए, इकोनॉमिक फ्रीडम की भी बात कीजिए ताकि वर्कर अपनी मनपसंद का काम चुन सकें। सोशल फ्रीडम की भी आप बात कीजिए। इसी से संबंधित देखो सुप्रीम कोर्ट का एक केस आया था 1983 में, मतलब सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था। उस समय ना 1983 में एशियाड गेम्स होने थे और इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े स्केल पे डेवलप हो रहा था। जब एक स्टेडियम बन रहा था तो वहाँ पे पाया गया कि कुछ मजदूरों से कॉन्ट्रैक्टर जो है बहुत ही ख़राब कंडीशन में काम करवा रहा है। तो काफ़ी कंट्रोवर्सी उस समय जनरेट हो गई थी, मामला पहुँचा था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में ये जो केस पहुंचा था उसका नाम था PUDR वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कॉन्ट्रैक्टर ने कहा था ये फोर्स्ड फ्रीडम नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि हम कनपट्टी पर बंदूक रख के काम करवा रहे हैं मजदूरों से, वो अपनी इच्छा से काम कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस वर्डिक्ट में ये सिंपली साफ तौर पर कहा था कि भैया सिर्फ फोर्स्ड लेबर का मतलब ये नहीं है कि आप जबरन काम करवाते हो। अगर इकोनॉमिक सिचुएशन खराब है, आदमी बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद है, उसे मजबूरी में काम करना पड़ रहा है, उसके पास कोई चॉइस ही नहीं है, और आप उसे कम वेतन दे रहे हो, तो ये भी एक एग्जाम्पल है फोर्स्ड लेबर का। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है, देखो फ्री मार्केट इकोनॉमी में ना ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है कि एक तरफ कैपिटलिस्ट लोग होते हैं, दूसरी तरफ लेबर क्लास के लोग होते हैं, और कैपिटलिस्ट क्लास के जो लोग होते हैं वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं, उनके पास वेल्थ होती है, कानून को अपने हिसाब से वो बनवा सकते हैं, और दूसरी तरफ जो लेबर क्लास के लोग होते हैं उनके पास कम राइट्स होते हैं। लेकिन बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट करने के लिए बीच में, ताकि कैपिटलिस्ट क्लास के लोग लेबर क्लास को एक्सप्लॉइट ना करें, लेबर राइट्स का कंसेप्ट आया कि मतलब कानून होगा तो कैपिटलिस्ट क्लास के लोग लेबर क्लास के लोगों को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकेंगे। हमारे देश में भी काफ़ी सारे कानून आए आज़ादी के बाद लेबर्स को राइट्स प्रोवाइड करने के लिए। अलग अलग देशों में अलग अलग कंसेप्ट आया। कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पे कानून ऐसे हैं कि वर्कर्स को इवन मैनेजमेंट में सीट्स दी गई हैं ताकि फर्म चले, उसमें मजदूरों का भी से हो। हमारे देश में वर्क प्लेसेस के अलग अलग एस्पेक्ट से जुड़े अलग अलग लेबर कानून बने। जैसे कुछ कानून ऐसे हैं जो ये राइट प्रोवाइड करते हैं कि मजदूरों 100 से ज़्यादा मजदूरों की फर्म या फिर कंपनी है तो उनको हटाया नहीं जा सकता एकदम से जब तक कि लेबर डिपार्टमेंट का अप्रूवल ना मिल जाए। कुछ कानून ऐसे हैं जो बोलते हैं क्रच की फैसिलिटी होनी चाहिए, पीने की पानी की फैसिलिटी होनी चाहिए। कुछ कानून ऐसे हैं जो इस प्रकार का प्रोविज़न करते हैं कि 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते, कंपनसेशन की बात करते हैं कुछ लेबर कानून। मतलब वर्क प्लेसेस से जुड़े अलग अलग एस्पेक्ट्स पर अलग अलग लेबर कानून हमारे देश में आए। बट देखो दिक्कत ये है इनकी इम्प्लीमेंटेशन हमारे देश में अच्छी नहीं है। आरोप ये लगता है कि लेबर ब्यूरोक्रेसी जो है काफ़ी करप्शन होता है लेबर ब्यूरोक्रेसी में, इस वजह से इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन लेबर कानूनों का नहीं हो पाता।
और इसके अलावा कंपनसेशन की भी बात आती है तो जुडिशरी एफिशिएंट नहीं है, जल्दी से लेबर को कंपनसेशन नहीं मिल पाती एक्सीडेंट होने की सूरत में। इनफॉर्मल सेक्टर में तो मजदूरों को बहुत कम राइट मिलते हैं। हमारे देश में इवन ट्रेड यूनियंस भी इतनी इफेक्टिव नहीं हैं। जो फैक्ट्रीज और कंपनी के मालिक हैं वो ट्रेड यूनियंस के पदाधिकारियों को कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। इस वजह से जो ट्रेड यूनियन के लीडर्स हैं वो ज़्यादा आवाज़ उठाते नहीं हैं मजदूरों की। तो इन सब फ्रंट्स पर हमारे देश में लेबर लॉज का अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। अभी तो देखो सिचुएशन ऐसी है, कैजुअल लेबर और भी तेज़ी से बढ़ रही है। जैसे आप ओला उबर ड्राइवर की जॉब मान लीजिए, जोमेटो स्विगी के वर्कर्स मान लीजिए, ये क्या है? ये कैजुअल लेबर के एग्जाम्पल्स हैं। इनकी तादाद काफ़ी बढ़ रही है, तो बल्कि लेबर लॉज को स्ट्रिक्ट करने की आवश्यकता है ताकि इनको इनके राइट्स मिले जो मिलने चाहिए। बट हो उल्टा रहा है। अभी क्या हुआ है, जैसा शुरुआत में हमने डिस्कस किया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रिवाइव करने के लिए विभिन्न स्टेट्स ने लेबर लॉज को डाइल्यूट कर दिया है। ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया लेबर राइट्स से संबंधित। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया और नेपाल के रिलेशंस से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, इंडिया और नेपाल के बीच में एक बहुत ही यूनिक रिलेशनशिप रही है। इंडिया और नेपाल बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं, जैसे कल्चर। नेपाल में फॉर एग्जांपल पशुपतिनाथ का टेम्पल है। हमारे इंडिया से बहुत से लोग जाते हैं पशुपतिनाथ टेम्पल में श्रद्धा अर्पित करने के लिए, और नेपाल से रेगुलरली बहुत से लोग आते हैं इंडिया में मंदिरों में विजिट करने के लिए, कुंभ के मेले में पार्टिसिपेट करने के लिए। इसके अलावा ज्योग्राफी शेयर की जाती है इंडिया और नेपाल के द्वारा। हिमालयज़ एक गांठ मारने का काम करता है दोनों देशों के बीच। हिस्ट्री शेयर की जाती है दोनों देशों के द्वारा। हमारे साथ बॉर्डर लगता है नेपाल का, और बॉर्डर ओपन है, मतलब वीज़ा लेने की आवश्यकता नहीं है। नेपाल से अगर कोई पर्सन इंडिया में आता है और इंडिया से नेपाल में जाता है। फ्रेंडशिप ट्रीटी जो 1950 में साइन हुई थी, इस ट्रीटी में ये प्रोविज़न किया गया है। इस प्रकार की और बहुत सी ऐसी बातें हैं, जैसे इंडिया काफ़ी एड देता है नेपाल को। 2015 में जब भूकंप आया था तो इंडिया सबसे पहला देश था जिसने मदद प्रोवाइड की नेपाल को। हाई लेवल की विजिट दोनों देशों के लीडर्स के बीच होती रहती है। ये एग्जाम्पल्स हैं जो बताते हैं इंडिया और नेपाल के बीच कोऑपरेशन कैसा है। बट देखो, अभी हाल ही में क्या हुआ, बॉर्डर डिस्प्यूट सामने आया इंडिया और नेपाल के बीच। ये बॉर्डर डिस्प्यूट कोई नया नहीं है, बॉर्डर डिस्प्यूट तो पुराना ही है, लेकिन एक बार फिर से ये सुर्खियों में आया। क्यों? क्योंकि लीपू लेक से होकर इंडिया से जो लोग मानसरोवर की यात्रा पर जाएंगे, उनकी यात्रा को आसान बनाने के लिए लीपू लेक के पास एक 80 किलोमीटर का रोड बनाया गया है। नेपाल का प्रोटेस्ट ये है, ये रोड होकर गुजरता है काला पानी से। काला पानी एरिया पर दोनों देशों के बीच डिस्प्यूट है, इंडिया और नेपाल के बीच। कल हमने प्रीलिम बूस्टर की वीडियो में ये इशू डिस्कस किया था। आप एग्जैक्टली डिटेल्स जानना चाहते हैं इस डिस्प्यूट के बारे में तो आप कल की प्रीलिम बूस्टर की वीडियो देख लीजिएगा। हम फिलहाल बात कर रहे हैं कि ये जो डिस्प्यूट सामने आया है, ये देखो इसलिए सामने आया है क्योंकि डायरेक्टली दोनों देशों के बीच बातचीत हुई नहीं है अभी तक सीरियसली इस इशू पर। देखो, वैसे पास्ट में बहुत सारे ऐसे स्टेप्स नेपाल की तरफ से लिए गए हैं जिनसे ये जाहिर होता है नेपाल जो है वो इंडिया से दूर जा रहा है, जबकि चाइना के करीब जा रहा है। हम बात करें एग्जाम्पल्स की, जिसे नेपाल ने ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन पॉलिसी को अपनाया। मकसद इस पॉलिसी को अपनाना ये था कि नेपाल इंडिया को छोड़ दूसरे देशों से भी ट्रेड कर सके। दूसरा एग्जाम्पल, नेपाल चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बना 2016 में, जबकि इंडिया का विरोध है इस प्रोजेक्ट को लेके। नेक्स्ट एग्जाम्पल, बूढ़ी गंडकी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। पहले बात थी कि ये प्रोजेक्ट मिल सकता है NSPC को, बट देखो ये प्रोजेक्ट नेपाल ने चाइना की एक कंपनी को दे दिया, लेकिन बीडिंग प्रोसेस में बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। कम से कम आप बोली जो आपने लगवाई है उसमें ट्रांसपेरेंसी तो बढ़ती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हिंदी को लेके काफ़ी विरोध हो रहा है नेपाल में, मतलब हाल फिलहाल की बात नहीं है, साइलेंट विरोध जो चलता रहता है। और इसलिए नेपाल के बहुत सारे स्कूलों में, खास करके काठमांडू वैली में, मैंड्रिन जो कि चाइना की लैंग्वेज है, इसको पढ़ाना कंपलसरी कर दिया गया है।
ये भी इंडिया के लिए चिंता की बात है। 2015 में जब नेपाल में नया संविधान बना था तो उस समय इंडिया ने नेपाल को कहा था कि मधेसीज के कंसर्न्स को भी आप एड्रेस कीजिए, लेकिन नेपाल ने इंडिया की बात को नहीं माना था। नेपाल ने कहा ये तो हमारी सोवरेनिटी का उल्लंघन है, आप हमारे संविधान बनाने की प्रोसेस में क्यों इंटरफेयर कर रही हो। उसके बाद बॉर्डर पर अनऑफिशियल ब्लॉकेट भी लगा, रिलेशन और ज़्यादा ख़राब हो गए। इवन देखो, जब हमने जम्मू एंड कश्मीर में स्पेशल स्टेटस को रिवोक किया तो श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, इन देशों ने इंडिया का समर्थन किया, बट नेपाल चुप रहा। तो ये भी बताता है कि इस प्रकार से नेपाल हमसे दूर जा रहा है। उसके अलावा हम नहीं चाहते कि चाइना जो है वो सार्क का मेंबर बने। अगर देखो सार्क का मेंबर बन जाएगा चाइना तो इंडिया का इन्फ्लुएंस ख़त्म हो जाएगा ना। बट नेपाल ये चाहता है, नेपाल चाहता है कि चाइना सार्क का मेंबर बने। इवन चाइना तो साउथ एशिया का कंट्री नहीं है, लेकिन फिर भी नेपाल इंडिया को तंग करने के लिए चाहता है कि चाइना सार्क ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बने। तो आर्टिकल में देखो यही कहा जाता है, ये जो इशू है वो और ज़्यादा आगे ना बढ़े, इसलिए हाई लेवल पर डायरेक्ट बातचीत होनी चाहिए दोनों देशों की सरकारों के बीच, और डिप्लोमेटिक चैनल्स से भी बातचीत होनी चाहिए ताकि इस इशू को शांतिपूर्वक ढंग से सुलझा जा सके और नेपाल इंडिया से और ज़्यादा दूर ना जाए। ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया इंडिया और नेपाल रिलेशंस से संबंधित। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज हमने 3 इश्यूज़ को डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।